कस्बे में शेखर नाम का 22 साल का युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बेहद ज्यादा होशियार था, लेकिन शेखर के अम्मी अब्बू बेहद गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके अब्बू कमल प्रसाद ने अपने बेटे शेखर से कहा, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पापा? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की अम्मी अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माँ बाप यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो कि इन्होंने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक तालीम दिलवाई है। कॉलेज की फीस का बोझ अब ये नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पापा का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा ने एक एक रुपया जमा कर कर मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि अब मैं बच्चों को तालीम देकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस कस्बे में जिस भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं बेटा। अरे लोग तो तालीम के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो तालीम के नुकसान बताने लग जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के काम में हाथ बटाओ। अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है मम्मी कि मैं नहीं चाहता कि पापा अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पापा की तरह मजदूरी करूं? नहीं मम्मी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है। कमला प्रसाद अपनी बीवी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ मम्मी। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को पैसा भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर अपने घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर जाकर कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी की बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। बाप मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपने हाथ में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी पापा की तरह अपनी जिंदगी मजदूरी करते करते निकाल दूं? मैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटों में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि नितिन उसे अचानक देखकर चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारा मसला नितिन को कह सुनाया। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन बाद यहाँ आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। मुझे माफ करना शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माँ बाप को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं।
कहाँ जाऊँ? शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ वक्त बाद एक बूढ़ा आदमी शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने अब्बू की झलक नजर आई। शेखर ने सारा मसला उस बूढ़े आदमी को कह सुनाया कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसकी बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है, तुम चाहो तो मेरी दुकान में काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े आदमी की बात बेहद पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े आदमी के दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा आदमी जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसके दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर ने उस बूढ़े आदमी से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से तुम ही किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बेहद बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जाज लोगों को बेहद पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने अम्मी अब्बू को मनी ऑर्डर किया करता था। अचानक उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी के इंतकाल के बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पापा को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, आप अगर मुझे दुकान से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। और वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सबसे मदद मांगू। अब से मैं अपना कारोबार खुद से शुरू करूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बेहद मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक अपनी छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वालों की संख्या बेहद ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बेहद पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन हैं? मेरा नाम मोहन लाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। वो बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही चालू होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पे दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा ट्राई क्यों नहीं करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सारे नए तरीके आते हैं। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका एक विदेशी से सीखा था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरा वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने होंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बेहद बड़ी बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ पे तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही वक्त में शेखर की समझ में सब कुछ आ गया। शेखर बेहद सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान गया और सुबह तक उसने सारा वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार आदमी जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर के दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की खुशबू है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उठाकर उसे दे दिया। वड़ा पाव पिज्जा खाकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा बेहद मशहूर होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का बेहद अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ वक्त के बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की दुकान अमेरिका में खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में बेहद फेमस होने लगा। कुछ वक्त बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के अम्मी अब्बू और कस्बे के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपनी पापा की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर। मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर दिमाग के साथ तालीम भी जुड़ जाए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गांव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। शेखर ने मुखिया और अपने अम्मी अब्बू से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे दोस्त मोहनलाल जी है। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव पिज्जा नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव पिज्जा मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास जा पहुंचा। वो बेहद दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने बेहद दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं ली थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर बेहद हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस कंपनी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक चेक निकालकर शेखर को दे दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के आदमी की सिग्नेचर है। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे इंसान के नाम की चेक काट के दे रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शेखर की समझ में अब सब कुछ आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारी थे। शेखर मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया।
मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए मशहूर है। एक छोटा सा बच्चा रोड पर अखबार बेच रहा होता है। उसका नाम रमन होता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वो जहाँ पर अखबार बेच रहा होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, पर रमन पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता। तभी विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रमन से कहता है, अरे बेटा, अखबार दे दो। आज की ताजा खबर क्या है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारे देश का नाम मशहूर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम किस दर्जे में तालीम लेते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, अखबार ही बेचता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया। विक्रम को ये बात बेहद बुरी लगती है। अरे मगर तुम्हारी उम्र तो तालीम लेने की है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारे इतनी छोटी उम्र में तुमसे काम करवाते हैं? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अब्बा की तो मेरे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी और मेरी अम्मी भी घर घर बर्तन धोने का काम करती है, जिससे घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम इस तरह रोड पर अखबार बेचते हो? नहीं, उन्हें नहीं पता है। वो नहीं चाहती कि मैं काम करूं, पर मैं उनका इमायत बनना चाहता हूँ। वो बोल ही रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और सभी रोड के बगल की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में रमन की दुकान भी टूट जाती है। अरे चलो चलो चलो, यहाँ से खाली करो, रास्ता साफ करो, चलो। विक्रम को ये सब देखकर बेहद बुरा लगता है। वो रमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले बाकी सारे दुकानदारों के साथ साथ रमन को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने ले जाते हैं। हे भगवान, उस छोटे से बच्चे को उठा कर ले गई पुलिस। वो अपनी माँ को बिना बताए अखबार बेचता था। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भी थाने पहुंच जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। जनाब, आपने इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो बेचारे अपना कारोबार इत्मीनान से कर रहे थे। अरे ये लोग गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाकर रोड पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से जाम लग जाता है। अरे हम भी इनकी पेट पर लात नहीं मारना चाहते, पर मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। विक्रम पुलिस की बातें सुनता है और रमन की ओर देखता है और फिर वो पुलिस से कहता है, जनाब, मैं उस बच्चे की जमानत कराना चाहता हूँ। उसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो, आपकी बात ठीक है। यहाँ दस्तखत करके उसको ले जाइए, जाइए। विक्रम रमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तुझे भूख लगी है? अरे लगी ही होगी। चल चल, तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। विक्रम रमन को लेकर एक फूड प्लाजा में आता है। वो फूड प्लाजा विक्रम का ही होता है। वहाँ पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड मिलते हैं। बेटा बता, तू क्या खाएगा? अब पिज्जा खाएगा? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मेरी जमानत कराई, वही आपका एहसान है। अरे ये फूड प्लाजा मेरा ही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना हो तू अपनी मर्जी से खा ले। मैं तुझे अपना समझकर ही कह रहा हूँ। रमन को विक्रम एक पिज्जा दिलाता है। रमन उस पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और फिर रख देता है। विक्रम ये देखकर रमन से पूछता है, क्या बात है रमन, तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? तूने पहले ये कभी नहीं खाया होगा, है ना? रमन अपना सर हिलाता है, जिससे वो बताना चाह रहा होता है कि वाकई उसे वो लजीज नहीं लगा। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए खाना बनाकर रखा होगा। वो इससे कहीं ज्यादा लजीज होता है। मैं वही खाऊंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और आज से तू रास्ते पर अखबार नहीं बेचेगा। देख, तुझे कल से मेरे फूड प्लाजा पर आना है और मैं तुझे काम दूंगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विक्रम भी अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो बैठा सोच रहा होता है। वो बच्चा अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। हालात की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। उसका बचपन भी फिक्रमंदी में गुजर रहा है।
ना जाने वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज वो आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अब काम ना करे, उसे सिर्फ अच्छे से तालीम लेनी होगी। सुबह सुबह रमन विक्रम के फूड प्लाजा पर पहुंच जाता है। वो काम करने के लिए तैयार होता है। विक्रम उसे जैसे ही बोलता है कि वो उसकी तालीम कराना चाहता है तो वो कहता है, नहीं, मैं अपनी तालीम अपने दम पर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ काम करवाओगे मैं तभी आपकी मदद लूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे तू तो बहुत गैरतमंद है और ये बात बहुत अच्छी है। तो ठीक है, तो शाम को बावर्ची खाने में काम कर लेना और बचा हुआ खाना घर ले जाना, ठीक है? रमन ये मान लेता है और फूड प्लाजा पर काम करना चालू कर देता है। एक रात वो अकेले बैठकर बचा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। तभी विक्रम वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर रमन के पिज्जा पर पड़ती है। रमन, तुझे तो ये पसंद नहीं था। ये तू उसके ऊपर क्या डालकर खा रहा है? अब तुझे ये कैसी लग रही है? हाँ? ये एक कस्टमर ने ऑर्डर करके छोड़ दिया था और मेरी अम्मी ने मुझे टिफिन में तरबूज काट कर दिए थे, तो मैंने उसी तरबूज को इस पिज्जा के ऊपर डाल दिया। अब मुझे ये खाने में बेहद लजीज लग रहा है। अब ये लाजवाब हो गया है। विक्रम को रमन की ये बात बहुत ही अलग और यूनिक लगती है। उसे यहाँ एक नए तरह की पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो रात भर बैठकर उस आइडिया पर काम करता है और अगली सुबह तरबूज पिज्जा के नाम से एक नए तरह के पिज्जा का लॉन्च करता है। पिज्जा बेहद लाजवाब होता है और बहुत ही जल्द विक्रम की दुकान तरबूज पिज्जा के लिए मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग विक्रम का तरबूज पिज्जा खाने आते हैं। विक्रम इन सब का श्रेय रमन को देता है। रमन, देखो तुम्हारा स्पेशल पिज्जा लोगों में कितना मशहूर हो गया है। तुमने ही मुझे तरबूज पिज्जा बनाने का आइडिया दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिज्जा से मुझे जितनी भी आमदनी होगी वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि इसके असली हकदार तो तुम ही हो। आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है? जी भैया, ठीक है। इसके बाद रमन की तालीम भी अच्छे से हो जाती है और वो आगे चलकर जिंदगी में बेहद सफल होता है और वो अपनी अम्मी और विक्रम का नाम रोशन करता है। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं।
सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या पिज्जा? वो कैसे? अब्बू शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है, अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं और देख बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक देखो, बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं।